तो टॉपिक का नाम है काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन, काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन, काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन। तो चूंकि काइनेमेटिक्स है तो काइनेमेटिक्स का याददाश्त पहले ताज़ा करते हैं, ठीक है। मैं 2 कॉलम बना के और वहाँ लिखूँगा, यहाँ मैं लिखूँगा ट्रांसलेटरी या ट्रांसलेशनल मोशन एंड इक्वेशंस, और यहाँ पे मैं लिखूँगा रोटेशनल मोशन एंड इट्स इक्वेशन, ठीक है। नोट्स लिखने एक ही साथ दूंगा, मैं टाइम दूंगा तब लिखिएगा, ठीक है। ये भी एनालॉजी ही है ना। तो यहाँ पे आप लिखते थे x और x कहते थे क्या, बताइए, पोजीशन। थोड़ा पेन को पतला कर लें। x आप लिखते थे और x का नाम होता था पोजीशन। इसके जगह पर रोटेशनल एलर हो जाएगा थीटा, और थीटा का मतलब हो जाएगा एंगुलर पोजीशन। सही है। फिर आप लिखते थे वेलोसिटी, ऑब्वियसली इंस्टेंटेनियस, और उसको लिखते थे आप dx/dt, ठीक है। इसको बोलते थे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। उसके जगह यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा इंस्टेंटेनियस, वैल्यू हो जाएगी d(θ/dt). इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, करेक्ट। नंबरिंग भी डाल देता हूँ, 1 2, नहीं डालता हूँ नंबरिंग, कोई दिक्कत नहीं। 2 पॉइंट समझ में आ गए। तीसरा पॉइंट, एवरेज वेलोसिटी आप लिखते थे x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। यहाँ पे आप ओमेगा की एवरेज वैल्यू लिख सकते हैं θ2 माइनस θ1 बाई t2 माइनस t1, ठीक है। उसके बाद अगला है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, जिसको लिखते थे dv/dt। इसको v dv/dx भी लिखते थे। यहाँ इसका नाम हो जाएगा अल्फ़ा इंस्टेंटेनियस, नाम होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी होती है इसका नाम, ठीक है। इसको ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। अल्फ़ा को बोलते हैं, क्या बोलते हैं अल्फ़ा को? एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है? डेफिनेशन पूछ रहा हूँ, बताइए। एक्सेलरेशन बता दो भाई। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, डेफिनेशन बताओ। तब हो गया, एनालॉजिकल डेफिनेशन होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। अरे यार, एंगुलर एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। सर ओमेगा लिख दो सर। फिर पता नहीं समझ पाएंगे कि नहीं, ठीक है। यस। उसके बाद अगर आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दिया हुआ हो तो आप dx को v dt का इंटीग्रेशन लिख सकते हैं, यस सर। यस सर। और लिमिट डालते हैं आप t1 से लेके t2 तक, x1 से लेके x2 तक।
एज अ रिज़ल्ट ऑफ विच आपको यहाँ पे x2 माइनस x1 मिलता है। सही है। यस सर, इसको निकालने की जगह आप एरिया अंडर वीटी ग्राफ भी निकाल सकते हैं। यस सर, इसके इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की जगह आप स्लोप ऑफ x वर्सेस t भी निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं ना। यस सर, यस सर, उसी तरह ओमेगा इंस्टेंटेनियस की जगह आप क्या निकाल सकते हैं बताइए। इंस्टेंटेनियस लेंगे, स्लोप ऑफ थीटा टी ग्राफ। टी ग्राफ, यस सर, करेक्ट है। यस सर, इसी तरह यहाँ से अगर आपको θ2 माइनस θ1 निकालना है तो θ2 माइनस θ1 कैसे निकलेगा? बाय इंटीग्रेटिंग डी थीटा यस सर, विच कैन बी इंटीग्रेटेड लाइक ओमेगा डी टी, क्योंकि ओमेगा डी थीटा बाई डी टी होता है ना। यस सर, बोलिए समझ में आ रहा है। यस सर, यहाँ भी इसको एरिया अंडर ग्राफ लिख सकते हैं। ठीक है, एरिया अंडर ओमेगा टी ग्राफ। जाओ भाई। ठीक है, और क्या सिमिलैरिटीज़ हैं? अगर यहाँ पे अच्छा लो भैया मेरी किताब दे दो। यस सर, ए डी टी के साथ होगा, यस सर, लिमिट जाएगी T1 से T2, और V1 से यहाँ V1 से V2, तो ये इंटीग्रेट होकर दे देगा V2 माइनस V1। ठीक है, रुको यार ये थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इस लाइन को थोड़ा ऊपर शिफ्ट करना होगा। अब सही हो गया। हाँ V2 माइनस V1 क्या लिखेंगे इसको बताओ। एरिया अंडर नहीं पहले तो ए डी टी का इंटीग्रेशन लिखेंगे T1 से लेकर T2 तक, यस सर, और इसको क्या लिख सकते हैं? एरिया अंडर एटी ग्राफ, एरिया अंडर ए टी ग्राफ। ठीक, उसी तरह यहाँ आ जाइए। यहाँ पे बताइए V2 माइनस V1 की जगह क्या होगा? V2 ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा, यस सर, एंड दैट कैन बी फाउंड बाय इंटीग्रेटिंग अल्फा डी टी अल्फा dt फ्रॉम T1 टू T2, T2। करेक्ट है। यस सर, यहाँ लिमिट देंगे ओमेगा 1 से ओमेगा 2। क्लियर। यस सर, एंड दिस इज व्हाट? एरिया अंडर अल्फा टी ग्राफ, एरिया अंडर अल्फा टी ग्राफ। कुछ समझ में आ रहा है? यस सर, बिल्कुल सिमिलर काइनेमेटिक्स है। यस सर, यस सर, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। यस सर, अब अगर यहाँ ए कांस्टेंट रहता था तो यहाँ हम कुछ इक्वेशन लिखते थे। इनको वहाँ बैठे तो उनको डाउट पूछना। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता था तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता था इक्वेशन। यस सर, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता था। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता था। यस सर, यस सर, और इस तरह के बहुत सारे इक्वेशंस जो भी आपने पढ़े हैं वो सब होते थे। उसी तरह का यहाँ अल्फ़ा कांस्टेंट हो जाए तो v इक्वल्स टू तो v की जगह आ जाएगा ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फ़ा टी। प्लस अल्फा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फ़ा टी स्क्वायर, और ओमेगा फाइनल स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा इनिशियल स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा थीटा। इस तरह के इक्वेशन यूज़ हो। यस सर, अगर अल्फ़ा मिल गया और कोई पूछे आपसे कि टॉर्क ये फोर्स बताइए यहाँ पे अगर, तो आप बोलते थे एम ए। यहाँ आपसे टॉर्क पूछेगा तो आप लिखेंगे आई अल्फ़ा। यहाँ पे अगर कोई मोमेंटम पूछता था तो आप बोलते थे एम वी। यहाँ पे आपसे मोमेंटम नहीं पूछा जाएगा, यहाँ आपसे एंगुलर मोमेंटम पूछा जाएगा तो आप लिखेंगे आई ओमेगा। हो गया काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन। यही है। आगे आने वाले सवाल इसी पे आधारित होंगे। 7.13 ऑब्टेन ऑल द इक्वेशन फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल, वही जो हमने डेवलप किया है। तो यहाँ से चलिए अल्फ़ा कांस्टेंट मान लीजिए। इक्वेशन ऑफ मोशन की बात कर रहा है, जैसे कैलकुलस से वहाँ डराइव किया था। अल्फ़ा का मतलब क्या होता है? डी ओमेगा बाई डी टी होता है। यस सर, डी ओमेगा को क्या लिख सकते हैं? अल्फ़ा डी टी लिख सकते हैं।
यस सर, इंटीग्रेट करेंगे, अल्फ़ा कांस्टेंट है बाहर रखेंगे, T1 पे ओमेगा 1 मानेंगे, T2 पे ओमेगा 2 मानेंगे, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 आ जाएगा यहाँ आ जाएगा अल्फ़ा, टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 को T लिख देंगे, तो ओमेगा 2 इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस अल्फ़ा T आ गया। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन डिराइव। ठीक, इसको आप ऐसे भी लिखिए कि इट इज़ जनरल इक्वेशन इज ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा T। उसके बाद सेकंड इक्वेशन डिराइव करने जाएंगे। सेकंड इक्वेशन के लिए हम लिखेंगे ओमेगा को डी थीटा बाई डी टी। डी थीटा की वैल्यू जो हो जाएगी वह ओमेगा डी टी हो जाएगी। यस सर, डी थीटा की वैल्यू जो हो जाएगी वो ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी इंटू डी टी हो जाएगी। यस सर, दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे, थीटा से 0 से थीटा तक कर दो, कोई बात नहीं है, 0 से थीटा तक, यहाँ 0 से टी तक कर दो, तो यहाँ आ जाएगा थीटा, ओमेगा नॉट और डी टी का इंटीग्रेशन होगा टी, अल्फ़ा कांस्टेंट है, टी का होगा टी स्क्वायर बाई 2, लिमिट डालेंगे तो भी बात वही रहेगा। सेकंड इक्वेशन आ गया, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस हाफ अल्फ़ा टी स्क्वायर। फर्स्ट प्रिंसिपल से आ गया ये। अब आते हैं थर्ड इक्वेशन पे। थर्ड इक्वेशन के लिए देखिए, थर्ड इक्वेशन के लिए सबसे पहले थीटा की वैल्यू हम लिखेंगे। जाओ देखो, आ गया, गेट खोल दिया। किसने खोल दिया? अच्छा वीरेंद्र जी। थीटा इक्वल टू अभी हमने प्रूव किया था ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, यस सर, और इसमें कॉमन ले लो। क्या कॉमन लोगे? टी कॉमन ले लो, टी कॉमन, अंदर में एलसीएम ले लो, ना मन करे तो मत लो। इसको लिखो ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। यस सर, टू मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 थीटा इक्वल टू यहाँ पे कितना आ गया? दैट इज टी इंटू ओमेगा इनिशियल प्लस ओमेगा फाइनल। ये इसको मान लो इक्वेशन ए, और दूसरा इक्वेशन 1 को यूज़ करेंगे। इक्वेशन 1 कहता है ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इक्वल टू अल्फ़ा टी, तो अल्फ़ा टी लिखते हैं। ये हो गया बी। कुछ समझ में आ रहा है? यस सर, इक्वेशन नंबर ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा 2 अल्फ़ा थीटा टी, राइट हैंड साइड में टी ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, टी टी कट जाएगा, यहाँ से लास्ट इक्वेशन आ गया ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा थीटा। ये बेसिक मेथड से डेरिवेशन हो गया इक्वेशन ऑफ मोशन के, तीनों के तीनों। ठीक है। यस सर, द एंगुलर स्पीड ऑफ अ मोटर व्हील इज इंक्रीज फ्रॉम 1200 आरपीएम टू 3120 आरपीएम इन 16 सेकेंड्स। आरपीएम को ओमेगा में कैसे बदलते हैं? आरपीएम में पाई, ओमेगा 2 की वैल्यू हो गई, नहीं पागल है क्या बोल रहा है, 60 सॉरी, अगर आरपीएम में दिया हुआ है एक रेवोल्यूशन का मतलब 2 पाई रेडियन होता है, एन रेवोल्यूशन का मतलब एन इंटू 2 पाई रेडियन होगा, उसको डिवाइड कर देंगे 60 से। आरपीएस रहता तो खाली 2 पाई एन लिखते। ओमेगा फाइनल का वैल्यू हो गया 1200 इंटू 2 पाई बाई 60। ओमेगा इनिशियल का वैल्यू हो गया, सॉरी ये ओमेगा इनिशियल है, ओमेगा फाइनल का वैल्यू हो गया 3120 इंटू 2 पाई बाई 60। ठीक है, करो इसको अब आगे। कौन सा इक्वेशन लग, तो ओमेगा और ओमेगा नॉट आ गया। अब अल्फ़ा निकाल लीजिए, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाई टी, तो 104 में से 40 गया तो कितना बचा? 64 पाई बचेगा ना। 64 पाई को टी से डिवाइड कीजिए, 16 है।
तो टाइम आ जाएगा 4 पाई सेकेंड्स। हाउ मैनी रिवोल्यूशन डज द इंजन मेक ड्यूरिंग दिस टाइम? देखिए पहले थीटा निकालिए अगर नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकालना है तो 40 पाई आ रहा है जी। हमने एक ज़ीरो कम लगाया क्या? हाँ हमने 45 का 1200 का एक ज़ीरो कट गया। और एक सेकेंड मैं चेक कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 2 पाई बाई 60 120 बटा 6, 120 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? तो आ रहा है 140 ही आ गया। 52 आएगा। किसका? उसकी बात कर रहा है क्या? फाइनल? अरे फिर वो तो अगर ये गलत नहीं है तो वो भी गलत नहीं है। हाँ सही है। फाइनल सही है। हाँ सही है। अरे नहीं, टाइम से ही निकाला, टाइम से निकाला हमने, सही निकाला टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए सेकंड पार्ट पे आते हैं। तो गलती से मैंने एंगल देख लिया था। सेकंड पार्ट क्या कहता है? थीटा निकालना है। तो ओमेगा स्क्वायर, पहले थीटा निकाल लो, ठीक। थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर बाय अल्फा बाई 2 अल्फ़ा। सही है? यस सर। अरे सही है? यस सर। ये सेकंड में क्यों लिख दिया हमने? हाँ 4 पाई आएगा। रेडियन पर सेकंड स्क्वायर आएगा। हाँ, इसको पुट कर दो, इससे थीटा निकल जाएगा। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस निकालने के लिए क्या करेंगे? नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। थीटा को 2 पाई से डिवाइड करेंगे। ठीक है, करके दिखाओ। थीटा का वैल्यू कितना आया था भाई? थीटा का वैल्यू आया 1152 पाई। 1152 पाई। बहुत बढ़िया। और इसको पुट करने के बाद कितना रेवोल्यूशन आया? 576। बहुत अच्छे। चलिए देखते हैं सही है कि नहीं जवाब। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। एन की वैल्यू इतनी आ गई, थीटा की वैल्यू भी सही है। आगे आगे बढ़ते हैं। चलिए ये देखिए, ये एनालॉजी मैंने सारा बताई आपको, है कि नहीं? काइनेटिक एनर्जी बताया था पिछली क्लास में। वर्क डन यहाँ FDS लिखते हैं, वहाँ पे टाउ डी थीटा लिखते हैं। इंटीग्रेशन करना पड़ेगा टाउ डी थीटा का, है ना। यहाँ DW लिख रहा है, गलत लिख रहा है। इंटीग्रेशन ऑफ DW लिखना चाहिए इसको, अगर पूरा W लिखेगा तो। लेकिन ये DW लिख रहा है, सही बात है। और वहाँ टोटल वर्क लिख रहा है, तो टाउ डी थीटा का इंटीग्रेशन लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा ना। ठीक है। बाकी ऐसा कोई पॉइंट जो आपको नहीं पता है इसमें। एक पावर आ गया, पावर को यहाँ क्या लिखते थे? FV। कैसे लिखते थे पावर को FV? पावर का मतलब होता था dW/dt। यस सर। ये टेबल पूरा बनाना है, समझ गए? ओके सर। DW का वैल्यू कितना है? FDS। और DS/dt कितना हो गया? V हो गया। ठीक है। इसी तरह यहाँ पावर का वैल्यू क्या आ जाएगा? टाउ ओमेगा। कैसे आया? अगर कोई बोलेगा प्रूव करके दिखाओ, तो रोटेशनल वर्क डिवाइडेड dt करेंगे। यस सर। इसको लिखेंगे टाउ डी थीटा, यस सर। और डी थीटा बाई dt को क्या लिखेंगे? ओमेगा। इसका प्रूफ समझ में आ गया? यस सर। ठीक है। इसमें और देख लीजिए, और कोई चीज़ जो नहीं बताई हो। यस। पावर टाउ डॉट ओमेगा, टाउ ओमेगा कैसे आता है बता दिया। यस सर। ये देखिए, इफ देयर आर मोर देन वन फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी, द वर्क डन बाई ऑल ऑफ देम कैन बी एडेड टू गिव द टोटल वर्क ऑफ द बॉडी, डिनोटिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क्स ड्यू टू डिफरेंट टॉर्क्स आर टाउ एंड टाउ टू। मोर देन वन टॉर्क लिखना चाहिए था यहाँ पे इसको। टोटल वर्क डन बाई द बॉडी। समझ में आ गई बात? यस सर। यस। तो एक पहले का टॉर्क जो W1 होगा वो कितना होगा? टाउ 1 डी थीटा, टाउ 2 डी थीटा, ऐसे करके उसके बाद सबको क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, ये भी आपको ऐड करना पड़ेगा। टॉपिक का नाम यहाँ लिखेंगे रोटेशनल वर्क डन। और ये लिखने के बाद टेबल बनाएंगे। टेबल तो लास्ट का काम है, एनालॉजी दिखलाना। ठीक है। Since all the torque considered are parallel to the fixed axis, the magnitude torque of the total torque is the algebraic sum of the magnitude of the torque. हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो केवल यूनी एक्सियल रोटेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। इस बात को मैं बता दूं, जो हम बात कर रहे हैं वो यूनी एक्सियल रोटेशन है, यानी एक ही एक्सिस के अबाउट रोटेशन चल रहा है। तो अगर ये बॉडी केवल एक एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, ठीक है, ऐसे,
तो जितने भी पार्टिकल पे टॉर्क लगेगा सब टॉर्क का डायरेक्शन क्या हो जाएगा बताइए? यूनी एक्सियल रोटेशन अगर बात करें आप, किसी भी पार्टिकल को उठा लीजिए, मान लीजिए कोई पार्टिकल यहाँ है, ठीक है, ये पार्टिकल अपना जो है रोटेट करेगा। अब इस पार्टिकल के ऊपर अगर आप देखें तो इसका आर वेक्टर ऐसे बनेगा, Yes, sir. पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से पॉइंट ऑफ रोटेशन, आर वेक्टर ऐसे बनेगा, यस सर। और इसका एफ वेक्टर मान लीजिए घुमा रहे हैं तो ऐसे बन गया। अब जरा आर क्रॉस एफ करके देखिए, आर की डायरेक्शन ये हो रही है और एफ की डायरेक्शन ये हो रही है, तो किधर मिलेगा आपको टॉर्क का डायरेक्शन? अपवर्ड मिलेगा, यस सर। ऊपर। उसी तरह एक और पार्टिकल ले लेते हैं, मान लीजिए इस पार्टिकल की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक। अब ये भी अपने सर्किल में घूम रहा है। यस सर। अब इस पार्टिकल के ऊपर जो रेडियस वेक्टर बनेगा वो बनेगा यहाँ से यहाँ की तरफ, सही है। यस सर। तो इसको आर डैश लिखते हैं, और इस पे जो फोर्स लगेगा फिर वो इस तरफ से लग जाएगा, है ना। इसको एफ डैश लिखते हैं, आर डैश की डायरेक्शन इधर हो गई, है ना, एफ डैश की डायरेक्शन कुछ इधर हो गई, करके देखिए आपको अपवर्ड मिलेगा, Yes, sir. मिलेगा ना। तो इससे क्या प्रूव हुआ? ये जो डायग्राम मैंने बना के इतना जो मैंने कवायद की, इस कवायद का फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा यही है कि आपका जो टॉर्क होगा यूनी एक्सियल रोटेशन में, हर पार्टिकल के ऊपर जो टॉर्क लगेगा उसकी डायरेक्शन उसकी डायरेक्शन क्या होगी बताइए? सो इन यूनी एक्सियल रोटेशन टॉर्क एक्ट्स along the axis for all particles। इसीलिए हमने सब टॉर्क को जोड़ दिया है, कॉमन ले लिया, मतलब डी थीटा जो होगा सबके लिए सेम हो जाएगा ना, इक्वल एंगल से रोटेट करेंगे। आप रिजल्टेंट टॉर्क का भी निकाल सकते हैं वर्क डन, फिर इसको इंटीग्रेट कर दीजिएगा, डायरेक्शन सबका सेम हो गया ना। तो आप जो टाउ वन वेक्टर टाउ टू वेक्टर की का सवाल नहीं उठता, सीधा सब सेम डायरेक्शन में, तो नेट टॉर्क निकाल लीजिए, ठीक है। तो रोटेशनल वर्क डन बाय टॉर्क निकालने के लिए आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक और चीज़ प्रूव कराई हुई है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू रोटेशनल पावर, ये यहाँ डेवलप किया गया है, ठीक है। कुछ नहीं है, आई ओमेगा स्क्वायर लिखा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ाया गया है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर पिछली क्लास में। कब भाई रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या पढ़ाया था? I omega square. तो उसका डिफ्रेंशिएट किया गया है, डी के बाई डी टी निकालना है हमें, Okay. आई बाहर आ जाएगा, ओमेगा का इंटीग्रेशन हो जाएगा, टू में डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, टू ओमेगा, टू टू कट जाएगा, तो फाइनली क्या आ रहा है यहाँ पे? एक आई आ रहा है, एक ओमेगा आ रहा है, और डी ओमेगा बाई डी टी की जगह अल्फा आ गया हैं। Yes. आई इंटू अल्फा को कुछ लिखते होंगे, याद करो क्या लिखते I हैं? into alpha वो yeah, yes. आई अल्फा क्या होगा? अरे टॉर्क आगे टॉर्क ओमेगा इक्वल टू पावर। यस सर हो गया प्रूफ। एग्जाम्पल 7.15, a cord of negligible mass is wound around the rim of a flywheel of mass 20 kg, radius 20 radius, steady pull of 25 Newton is applied on the cord as shown. Compute the angular acceleration of the wheel. Find the work done by the pull when 2 meters of the cord is the wound. Find also the kinetic energy of the wheel at this point as it starts from rest. डेटा याद रखना जी, आते हैं डायग्राम पे। चलिए सब लोग बताइए, सबसे पहले देखिए फोर्स कैसे लगा रहे हैं। ये व्हील है और ये रोटेट कर सकते हैं, इस पर धागा लपेटा हुआ है, धागा खींचेंगे तो रोटेट करेगा, यस सर। ठीक है। ये एक्सिस के अबाउट
रोटेट कर सकता है फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट, नीचे नहीं आएगा, ठीक है। जैसे फिरकी होती है ना पतंग उड़ाने वाली, उस तरह से। बताइए टॉर्क कितना लग रहा है, कौन सा फोर्स इसको टॉर्क दे रहा है? टॉर्क इसको दे रहे हैं ग्रेविटी। अरे ग्रेविटी तो सेंटर पे लगेगा, ग्रेविटी कैसे टॉर्क दे देगा जी? रोटेट इस पॉइंट के अबाउट कर रहा है ना, एफ दे रहा है, तब ग्रेविटी का कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे, ग्रेविटी का टॉर्क तो जीरो हो जाएगा। चलिए बताइए कितना टॉर्क मिल रहा है एफ से इसको? टॉर्क मिल रहा है 25 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस है इसमें 20 सेंटीमीटर। इतना टाइम लगेगा जी, क्या करते हो यार। टॉर्क इक्वल टू एफ आर, ऑलरेडी दोनों परपेंडिकुलर हैं तो कोई परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालने की जरूरत नहीं। एफ की वैल्यू हो गई 25 न्यूटन, आर की वैल्यू हो गई 0.2 मीटर। बोलिए सही है? ये आ जाएगा 5 न्यूटन मीटर। पहला पार्ट निकल गया। सेकंड पार्ट क्या निकालने बोल रहा है? फाइंड द वर्क डन बाय द पुल व्हेन। पहले तो इसका एंगुल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लीजिए, हाफ एम आर स्क्वायर कितना होगा? मास हो गया 20 किलो और रेडियस हो गया 0.2 यानी 1/5 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये ऊपर में 10, नीचे में 25, 10/25, 5 से काट दो, 2/5, ये kg मीटर स्क्वायर में इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गई। तीसरा पता नहीं पूछा है कि नहीं पूछा है, मैं एंगुलर एक्सेलरेशन निकाल रहा हूँ। टॉर्क बाई आई लिख सकता हूँ, टाउ इक्वल टू आई अल्फा होता है ना। तो अल्फा को लिख सकता हूँ टॉर्क डिवाइडेड बाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। व्हाट इज टॉर्क, व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन 2/5, सही है। ये 12.5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर आ गया। और क्या पूछ रहा है सर? रेडियन पर सेकंड या स्क्वायर या सर? अल्फा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर ही तो आएगा, और क्या आएगा? अगला बोलो, सवाल बोलो। अगला है फाइंड द वर्क डन बाय द पुल व्हेन 2 मीटर ऑफ द कॉर्ड। और वर्क डन बाय द पुल निकालो तो टॉर्क डी थीटा कर देंगे। टॉर्क तो पता है, टॉर्क इंटू थीटा कर दो डायरेक्ट। डी थीटा क्या लिखना है? हाँ सर, कांस्टेंट टॉर्क है ना जी, हाँ टॉर्क कांस्टेंट। तो इंटीग्रेट भी करेंगे तो टाउ बाहर आ जाएगा, डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा हो जाएगा। सही है? यस सर। बताइए कितना घुमा है? सर घुमा है ये 2 मीटर ऑफ द कॉर्ड इज अबाउट 2 मीटर ऑफ कॉर्ड, मीटर दे रहा है, ध्यान से देखिए, ठीक है। तो मीटर दे रहा है तो एफ एक्स से करना ज़्यादा बेहतर होता। 25 न्यूटन का लगा रहे हैं, एफ एक्स से भी निकाल सकते थे, लेकिन अब कर लिया तो इससे भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेंथ जो होगा दैट इज आर थीटा, जितना कॉर्ड उसके ऊपर से जाएगा, होता है कि नहीं होता? तो थीटा की जगह लिख सकते हैं एल बाई आर। 5 एल कितना? एल है हमारा 2 मीटर। 2 मीटर नोट हुआ है ना, और रेडियस है 0.2, 50 जूल आ गया। हाँ सर। एक तरीका ये हो सकता था। दूसरा तरीका होता है कि हम वर्क को इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स से निकालते, जिसमें एफ बाहर आ जाता, डी एक्स का इंटीग्रेशन आपको टोटल, रादर डी एल लिखो इसको, जितना लेंथ टोटल आया है वो आ जाएगा। फोर्स कितना था? फोर्स था हमारा 25 मीटर, और लेंथ कितना खींचा हमने? हमने 2 मीटर। 2 मीटर, तो इससे भी आ गया 50 जूल। तो इससे जिससे मर्जी उससे कर लेंगे इसको। अगला पार्ट क्या कहता है? अगला पार्ट है और फाइंड आल्सो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द व्हील एट दिस पॉइंट। वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, ऐसा थ्योरम हमने पढ़ा है। अज्यूम दैट द व्हील स्टार्ट्स फ्रॉम वेस्ट। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारी हो गई 0। यही आंसर है जो आपने निकाला है अभी। वर्क डन कितना है? 50 जूल। यही आपका काइनेटिक एनर्जी फाइनल है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी यही है 50 जूल। और कुछ? और कंपेयर आंसर्स टू पार्ट बी एंड सी। दोनों सेम है। आंसर टू पार्ट बी एंड सी मस्ट बी सेम बिकॉज वर्क डन इक्वल टू, ठीक है। अब इसको ये कह रहा है, इसका मतलब ये निकाल के प्रूव करने कह रहा है, समझ रहे हो बात को? तो निकाल के प्रूव करेंगे तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए तो हाफ आई ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर करना पड़ेगा। ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर आप 0 लिख सकते हैं। आई की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं 2/5, है ना। उस पॉइंट पे आपको ओमेगा निकालना है, ठीक है। यहाँ ध्यान दो, ओमेगा फाइनल कैसे निकालेंगे? ओमेगा फाइनल निकालेंगे ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, या स्क्वायर करके निकाल सकते हो आप अल्फा थीटा, कर सकते हैं ना। अल्फा पता है ना, 2 अल्फा थीटा। अल्फा निकाला। चलो इनिशियल ओमेगा तो 0 हो गया, 2 अल्फा, अल्फा कितना है? अल्फा हमारा
25/2। 25/2 थीटा कितना है, कितना मीटर गया नीचे, थीटा 2 मीटर गया है। 2 मीटर गया, 2 मीटर गया, सही है। तो 2 मीटर गया है तो थीटा उसका कितना आएगा, आर्क लेंथ बाई रेडियस, यस सर। सही है। तो 25 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 0.2, तो कितना आ गया 250। ओमेगा फाइनल स्क्वायर की जगह डायरेक्ट लिखिए 250, यहाँ पे स्क्वायर की वैल्यू डाल दीजिए, ठीक है। 50 जूल आ गया। तो ये आपका बी पार्ट का आंसर था और ये आपका सी पार्ट का आंसर है, और साफ साफ दिख रहा है कि आपका दोनों पार्ट का आंसर जो है सेम है। वो सेम है। आंसर फॉर पार्ट बी एंड आंसर्स ऑफ पार्ट सी आर सेम, जिससे प्रूव होता है कि वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। प्रूव्ड, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी in case of rotational motion also. As well as translational motion. तो बी और सी पार्ट का जो आंसर बराबर आया, इससे क्या सीखा हमने, चेंज इन वर्क डन इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन वर्क डन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। क्या हम पहली बार पढ़ रहे हैं, वर्क पर एनर्जी में पहले पढ़ा है, यस सर। एक थ्योरम पढ़ा था, क्या पढ़ा था, वर्क डन बाई रिजल्टेंट, वहाँ लिखते थे फोर्स, यस सर। यहाँ पे टॉर्क। ठीक है, वहाँ लिखते थे फोर्स, तो यहाँ लिखेंगे उसके जगह पे टॉर्क। एक ही साथ लिखेंगे तो वो भी दिक्कत हो जाएगा भाई। सर टॉर्क लिख दो ना सर। टॉर्क ही लिखता हूँ, वो तो पढ़ा हुआ है ना वहाँ पे। यस सर। इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कौन सी काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कौन सी काइनेटिक एनर्जी, कौन सी काइनेटिक? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। देखो सर। हाँ भाई देखो, हमारा काम क्या है, दरवाज़ा खोलना ही तो काम है। तो बीच बीच में टाइम मिलता है तो टाइम काटने के लिए पढ़ा लेते हैं थोड़ा सा। वर्क डन बाय रिजल्टेंट टॉर्क इक्वल टू चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक। मोशन से स्टार्ट। सेकेंड लॉ इन रोटेशनल मोशन, सेकेंड लॉ इन रोटेशनल मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन में सेकेंड लॉ क्या था, सेकंड लॉ ट्रांसलेटरी मोशन में मोमेंटम वाला। अरे सेकेंड न्यूटन का सेकेंड लॉ पूछ रहा हूँ भाई। चेंज इन मोमेंटम द नेट एक्सटर्नल टॉर्क इज इक्वल टू a given axis is equal to rate of change of angular momentum about the same axis. इसी को लिखते हैं टाउ इक्वल टू डी एल बाई डी टी। बोलो समझ में आया, यस सर। ये पहले पढ़ाया हुआ है। यस सर। तो अभी दोबारा इसलिए लिखा क्योंकि यहीं पे अब जब शुरू किया इसको तो 2-3 चीज़ यहाँ और साफ कर दूँ, ठीक। अगर ये आपने डिफाइन कर दिया तो बताइए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इसके लिए आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को दिमाग में लाना पड़ेगा पहले। नेट एक्सटर्नल हाँ बताइए, नेट एक्सटर्नल फोर्स उसमें जीरो होता था। इफ द नेट एक्सटर्नल टॉर्क acting on a system, इसमें एक्सिस मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, about a given axis is zero, then angular momentum of the system is set to then angular momentum of the system about the same axis. about the same axis is said to be conserved.
मैथमेटिकली अगर एक्सटर्नल टॉर्क 0 है देन L कांस्टेंट रहेगा, यानी L का इनिशियल वैल्यू और L का फाइनल वैल्यू क्या होंगे, इक्वल होंगे। उसके बाद इसमें एक रोटेशनल इम्पल्स का भी थ्योरी आ सकता है। इम्पल्स क्या होता था, तो अब हम पढ़ेंगे रोटेशनल इम्पल्स, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही बात है। रोटेशनल इम्पल्स जे वहाँ होता था एफ डेल्टा टी, यहाँ हो जाएगा टाउ इंटू डेल्टा टी। यस सर। अगर इंटीग्रेबल फंक्शन रहे, ये तो अगर कांस्टेंट रहेगा तब होगा ना, या अगर एवरेज टॉर्क दिया रहेगा तब होगा। यस सर। अगर इंटीग्रेबल फंक्शन रहे तो इसको क्या लिख सकते हैं, नहीं टाउ डी टी का इंटीग्रेशन लिखेंगे T1 से T2 तक। रुको भाई, अगला डायग्राम बनाने दो, रुको नहीं तो बैठी रहेगी ऐसी, रुक जा। अगर आपका ये टॉर्क फंक्शन ऑफ टाइम रहेगा तो ऐसे लिख सकते हैं, और अगर रिजल्टेंट टॉर्क का आपको जे निकालना रहे, जे ड्यू टू रिजल्टेंट टॉर्क, ड्यू टू रिजल्टेंट टॉर्क, रिजल्टेंट फोर्स का इम्पल्स कितना होता था याद है, चेंज इन मोमेंटम। तो ये कितना हो जाएगा बताइए, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। क्या हो जाएगा, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। बस सेम टू सेम फार्मूला सारा कॉपी करते जाइए। तो टेबल लास्ट में बनाइएगा और सारा एनालॉजी एक साथ लिखिएगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। देखिए ये है आपका सेकंड लॉ से संबंधित जानकारी। अब देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की 2 प्रैक्टिकल केसेस यहाँ मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या करती है, एक स्वीवल चेयर पे बैठी हुई है, जो पहिए वाला चेयर होता है, ठीक है, और वो रोटेट कर रहा है इस एक्सिस के अबाउट, जो डॉटेड एक्सिस यहाँ दिख रहा है। तो अपने आर्म्स को अगर बॉडी के क्लोज ले आएगी तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। कैसे हो रही है समझिए। सबसे पहले सिस्टम यही लड़की हो गई, तो सिस्टम के तौर पे तो घर लग गया, हाँ या ना। उसके बाद लड़की का जो भी वेट वगैरह लगेगा वो सेंटर ऑफ मास पे ही लगेगा, तो वेट तो यहाँ कोई टॉर्क दे नहीं पाएगा, नहीं देगा ना। इसका मतलब सिस्टम पे लगने वाला एक्सटर्नल टॉर्क क्या है बताइए, 0 है, अबाउट एक्सिस शोन। जो एक्सिस यहाँ बना के दिखाया गया उसके अबाउट सिस्टम पे लगने वाला एक्सटर्नल टॉर्क क्या है, 0 है। अगर एक्सटर्नल टॉर्क 0 होगा तो इसका मतलब क्या होगा बताइए, एंगुलर मोमेंटम विल रिमेन कांस्टेंट। याद रखिए एंगुलर मोमेंटम यहाँ 0 नहीं है इनिशियली, ठीक है। अब चूंकि ये प्योर रोटेशन है तो बताइए प्योर रोटेशन के केस में एंगुलर मोमेंटम का कौन सा फॉर्मूला लिखने बोला था, और प्योर ट्रांसलेशन में कौन सा लिखने बोला था, प्योर रोटेशन के लिए आई ओमेगा था। तो रहने दो, तुम लोग कुछ नहीं याद है, ठीक है। तो कांस्टेंट रहेगा, तो इसका मतलब क्या होगा, ओमेगा की जो वैल्यू हो गई वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आई हो गई। तो अगर आई को इंक्रीज करेंगे, सॉरी आई को इंक्रीज करेंगे, अगर हैंड स्ट्रेच करेगा तो मास एक्सिस से दूर जाएगा। यस सर। हैंड स्ट्रेच का मतलब मास गोज फार फ्रॉम अवे फ्रॉम एक्सिस। अगर अवे फ्रॉम एक्सिस मास चला गया तो क्या होगा, मास कम हो गया, मास नहीं कम हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गई। कुछ भी बोल रहे हो जी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल इंक्रीज, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर इंक्रीज करेगा तो एंगुलर वेलोसिटी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। टाइम इंक्रीज करेगा, टाइम पीरियड, यस सर। दिस इज टाइम पीरियड। ओमेगा जो होता है 2π/T होता है ना, तो टाइम पीरियड इंक्रीज करेगा। ये कहानी हो रही है यहाँ पे। न्यूमेरिकल एस्पेक्ट पे ऐसे क्वेश्चन दिया जा सकता है कि I1 ओमेगा 1 की वैल्यू I2 ओमेगा 2 के बराबर हो गई, ठीक। तो अगर मान लीजिए पहले का और बाद का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे दिया, पहले का ओमेगा दे दिया तो बाद का ओमेगा निकाल सकते हैं। दूसरा देखिए इस डाइवर को, जब ये डाइव करता है तो अपने पैरों को क्या करता है बताइए, फोल्ड करता है। एक्रोबैट वाला जिम्नास्टिक वाले भी ऐसे ही करते हैं। यस सर। तो बताइए फोल्ड करने से क्या होगा, इफ़ एक मिनट लिखने तो दो। इफ़ आर्म्स
and legs are bent towards stomach, abdomen, ठीक है। देन पहले बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे क्या असर पड़ेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे रिड्यूस होगा। रिड्यूस होगा क्योंकि मास एक्सिस के सामने आ गया ना। वो बंदा जो घूम रहा है अपनी एक्सिस के बोर्ड घूम रहा है, यस Yes, sir. इस एक्सिस के बोर्ड घूम रहा है। ये सारा मास जितना इसको समेटेंगे क्या होगा, ये सारा मास इस एक्सिस के नज़दीक आ जाएगा, यस सर। ठीक है। तो आई क्या होगा, रिड्यूस, डिक्रीज होगा। डिक्रीज, अगर आई डिक्रीज होता है तो बताओ ओमेगा बढ़ेगा। ओमेगा क्या होगा, इंक्रीज होगा। ओमेगा इंक्रीज होगा तो नंबर ऑफ समरसॉल्ट्स बढ़ जाएंगे उसके। यस सर। Yes, sir. समरसॉल्ट का स्पेलिंग गलत होगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। इंक्रीज हो गया, Yes, sir. यस सर। ठीक है। तो इसमें भी बेसिकली हमने यूज़ यही किया है कि आई ओमेगा जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे आधारित क्वेश्चंस। तो अब हम लोग पढ़ेंगे रोलिंग। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ट्रांजिटरी और ऑफ रोटेशनल, ट्रांसलेटरी रोटेशनल मोशन, and rotatory motion of a rigid body such that number 1 it is rotating about इट्स ओन बिल्कुल इट्स ओन एक्सिस। रोटेशन अपने एक्सिस के अबाउट होता है। तो इसका मतलब क्यूबॉइड क्यूब का तो भूल ही जाइए। तो जब होगा स्फीयर सिलेंडर डिस्क रिंग यही सब होगा। यस सर। 2 द पॉइंट और लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट डज नॉट स्लिप। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट या लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट स्लिप नहीं करेगा। स्फीयर के केस में पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बनेगा, सिलेंडर के केस में लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट बनेगा। बनेगा ना, यस सर। हैं? यस सर। रिंग के केस में भी लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट बनेगा। ना, रिंग के केस में पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बनेगा। ऐसे रिंग के केस हो गया, ऐसे नोट करिए। ऐसा इसमें हंसी क्यों आ रही है तुमको भाई? स्फीयर, डिस्क, रिंग सबके केस में line of पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा और इसमें लाइन ऑफ कांटेक्ट होगा। ये सारे पॉइंट्स मैंने लिखे भी नहीं हैं। अभी सुनिए और क्या क्या पॉइंट्स लिखने हैं। 2 चीज़ें लिखवाई। तीसरी बात ये होती है रोलिंग के अंदर, ध्यान से सुनिएगा। एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड वेलोसिटी ऑफ ट्रांसलेशन आर परपेंडिकुलर। ये देखिए डायग्राम में दिखा हुआ। एक्सिस ऑफ रोटेशन जो होगा वेलोसिटी ऑफ ट्रांसलेशन के क्या होगा, परपेंडिकुलर। और ये दोनों के दोनों पैरेलल होंगे प्लेन ऑफ ट्रांसलेशन के। ये जो प्लेन बना है नीचे वाला, इसको हम कहेंगे, बोलेंगे प्लेन ऑफ ट्रांसलेशन, जिस पर ट्रांजिटिव मोशन कर रहा है। प्लेन ऑफ ट्रांसलेशन। तो चौथा और लास्ट पॉइंट ये हो गया कि प्लेन फॉर्म्ड बाय axis of rotation and velocity is parallel to plane of translation। इतनी बातें अगर कोई बताए तो समझिए कि उसने रोलिंग समझाया आपको। नहीं तो लोग खाली बोल देते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन रोटेशन होगा तो इसको फेंक देते हैं, ये भी कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन रोटेशन है। रोलिंग हो गया, ठीक है। ट्रांसलेशन रोटेशन कॉम्बिनेशन तो यहाँ भी हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है रोलिंग में। तो रोलिंग समझ
सो आई एम टॉकिंग अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ रोलिंग मोशन. देखिए, सबसे पहला प्रॉपर्टी तो मैं ये बोलूंगा कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट डज नॉट स्लिप्स. पॉइंट ऑफ कांटेक्ट डजंट स्लिप. ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट स्लिप नहीं करता, ये बता दिया मैंने. देखिए, रोलिंग के अंदर दो तरह के मोशन के वजह से कंबाइंड आपको वेलोसिटी मिलती है. जैसे मान लीजिए मैं अभी बात कर रहा हूँ यहाँ पे, इस थोड़ा समझना पड़ेगा इसलिए ध्यान दीजिएगा. मैं बात कर रहा हूँ इस पार्टिकल के मोशन के बारे में जो कि बीच में है. डिस्क, मान लीजिए कि ये डिस्क है, और मैं इस डिस्क के बारे में बात कर रहा हूँ. ठीक है, अब गौर से देखिए, ये जो पार्टिकल यहां दिखाया गया है यहां पे P2 पे, इस पार्टिकल के पास देखिए, एक तो बॉडी के पास सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है ना, VCM है. तो ये VCM अगर आप दौड़ रहे हैं वेलोसिटी V से, तो आपका नाक, मुंह, आंख सब कुछ दौड़ेगा. तो ये जो रिजिड बॉडी है, इस वेलोसिटी की वजह से आप इसको प्योर ट्रांसलेशन प्लस प्योर रोटेशन के कॉम्बिनेशन के तौर पे देखिए. इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्योर ट्रांसलेशन एंड प्योर रोटेशन. मतलब रोलिंग को हम सॉल्व कैसे करते हैं? वी टेक इट एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्योर ट्रांसलेशन एंड प्योर रोटेशन. प्योर ट्रांसलेशन में क्या बताया था कि जो वेलोसिटी एक पार्टिकल के पास होगी वही वेलोसिटी सबके पार्टिकल, और वही वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के पास होगी. तो सेंटर ऑफ मास के पास अगर वेलोसिटी है तो यहाँ कितने भी पार्टिकल आप बना दो, यहाँ बना दो, इसके पास भी VCM होगा, यहाँ बना दो, इसके पास भी VCM होगा, हाँ या ना? किसी को भी बना दो, इस पार्टिकल के पास भी देखो VCM दिखाया गया है, यहाँ पे दिखाया गया ना. ऐसे ही आप कहीं भी कोई पार्टिकल बना दीजिए, सबके पास VCM होगा होगा होगा. लेकिन सेंटर के अतिरिक्त बाकी पार्टिकल सर्कुलर मोशन में भी घूम रहे हैं. क्योंकि अब आइए केवल प्योर, अब केवल स्पिन देखिए. आप इसको दो तरह से देखिए. प्योर ट्रांसलेशन आपने देख लिया, प्योर ट्रांसलेशन में केवल ये चल रहा था, अब आप केवल ये देख रहे हैं. तो क्या हो रहा है? एकमात्र सेंटर रेस्ट पे होगा अगर हम केवल प्योर रोटेशन को देख रहे हैं, और बाकी सारे सर्कुलर मोशन कर रहे होंगे, और सबके पास टेंजेंशियल वेलोसिटी r ओमेगा होगी, वेयर r इज देयर रेडियस. तो इस P2 पार्टिकल के पास ये देखो, इसकी वेलोसिटी v रेडियल जो होगी वो होगी कितनी? r2 ओमेगा, और इसकी डायरेक्शन बिल्कुल टेंजेंशियल होगी. और P1 पार्टिकल के पास क्या होगी? ये देखो, इसकी रेडियस कैपिटल r है, मान लीजिए रेडियस ऑफ डिस्क कैपिटल r है, राइट. तो इसके पास वेलोसिटी कितनी होगी? v1 होगी, दैट इज कैपिटल R इंटू ओमेगा. r सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन ओमेगा सबका क्या होगा बताइए? सेम होगा. इसी तरह मैं एक दो और पार्टिकल दिखा देता हूं आपको. ठीक है, ये देखिए, इसके पास भी एक r ओमेगा वेलोसिटी होगी, हाँ ना. इस पार्टिकल का कुछ नाम रख देंगे हम लोग, नहीं भी रखेंगे तो चलेगा, r ओमेगा वेलोसिटी से. लेकिन ओमेगा सबके पास क्या होगा बताइए? सेम होगा. अब ये सब मैंने रिम पे लिए हैं, कोई जरूरी कि रिम पे ले, अलग जगह लेंगे तो उसकी रेडियस अलग होगी. समझ में आ रही है बात? ये वाली वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल होगी. अब देख रहे हैं? अब अभी मैं सबका रेडियस कैपिटल इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज आई एम टेकिंग द पार्टिकल्स ऑन द रिम, हाँ है ना. तो मैं रिम पे ले रहा हूँ, इसलिए सबका रेडियस में क्या ले रहा हूँ बताइए? सेम ले रहा हूँ, कैपिटल R ले रहा हूँ. इसको देखो, ये भी कैपिटल R ओमेगा, इधर होगा कैपिटल R ओमेगा, बिल्कुल सही है. तो ये दो कारणों से वेलोसिटी सबके पास होगी. तो किसी भी पॉइंट की अगर आप नेट वेलोसिटी निकालने जाओ ऑफ एनी पॉइंट, तो क्या होगा बताइए? एक जो r ओमेगा वाली ये वेलोसिटी आई है, इसका वेक्टर आपको लेना पड़ेगा, जिसका वेक्टर r ओमेगा के ऊपर मत लगा दीजिएगा. ओमेगा के डायरेक्शन नहीं होती है r ओमेगा वेलोसिटी, वेक्टर फॉर्म में ये वेलोसिटी होता है ओमेगा क्रॉस r. याद है आपको? ओमेगा क्रॉस r. और दूसरा वेलोसिटी जो आपका सेंटर ऑफ मास वाली वेलोसिटी है, इन दोनों का रिजल्टेंट वेलोसिटी से आपको नेट वेलोसिटी मिलेगा. रिजल्टेंट निकालना आपको वेक्टर का आता है, उससे आप रिजल्टेंट निकाल लीजिए. ठीक. और एक पॉइंट देखिएगा, ध्यान से सुनिए, भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे. अब आइए आप पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे. अभी मैंने आपको क्या बोला था कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो होता है वो स्लिप नहीं करता. तो ये बताइए, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के पास जो सेंटर ऑफ मास वाली वेलोसिटी वो किधर है? वो ऑब्वियसली आगे है.
VCM तो आगे ही होगा ना इस पे भी, यस सर, अरे होगा कि नहीं होगा, होगा सर। होगा सर। VCM आगे की तरफ होगा। हाँ, अब बताइए इस पे R ओमेगा किधर होगी, इसमें आर ओमेगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में अपोजिट ऑपोजिट नहीं, किधर, अपोजिट डायरेक्शन में VCM। पीछे होगी, ऐसे घूम रहा है ना, हाँ, तो ऐसे रोटेट कर रहा है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे किधर आएगा, पीछे की तरफ आएगा ना, अरे टेंजेंशियल ही होगा ना जब होगा तो, VCM के अपोजिट। बिल्कुल इधर होगा। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे आपका R ओमेगा पीछे हो गया, हाँ या ना। Yes, और आप क्या कह रहे हैं कि VP नेट की वैल्यू क्या है बताइए, 0। जीरो। तो अगर VP नेट की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब VCM माइनस R ओमेगा 0 है, यस सर। तो इसका मतलब VCM की वैल्यू भी मैग्नीट्यूड वाइज R ओमेगा के बराबर है। आर ओमेगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात यस है, सर। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी है, टोटल रेडियस ऑफ द बॉडी हाँ, मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा, ओमेगा। VCM इक्वल टू R ओमेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आया कि सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी आपने VCM लिखी है ये R ओमेगा के बराबर होगी, यानी ये जितनी वेलोसिटी आपने लिखी है मैग्नीट्यूड में सब क्या होंगे बताइए, इक्वल। इक्वल होंगे। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट ये है कि अगर VCM R ओमेगा के बराबर होगा, सोचिए हैं, और अगर मैं सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन निकालूं, इफ सेंटर ऑफ मास इज एक्सेलरेटिंग, इफ इट इज एक्सेलरेशन, सो व्हाट आई डू, I differentiate it with respect to time. यस सर। Can I say it is R d omega by dt? यस सर। Can I say that is R alpha? आर एल्फा। यस सर। तो अगर सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होगा तो R अल्फा के बराबर होगा, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन अगर होगा तो आर एल्फा के बराबर। के बराबर होगा। ठीक। यस उसके बाद और एक चीज देखिए, 5 नंबर, डिस्प्लेसमेंट S अगर आप निकालती हैं, ds निकालती हैं तो कैसे निकालती हैं आप, VCM को dt से मल्टीप्लाई करती हैं। यस सर। डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर की बात कर रहा हूं मैं, सेंटर कितना आगे जाएगा dt टाइम, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर इन टाइम dt डीटी तो हाँ। इतना होगा। यस सर। एंड कैन यू राइट दिस एज R इंटू ओमेगा इंटू dt, डीटी। एंड इज ओमेगा dt इक्वल टू d थीटा। यस सर। आर डी। यस तो सेंटर की डिस्प्लेसमेंट जो आएगी वो R d थीटा के बराबर आएगी किसी भी टाइम में। इसको मैं यहां दिखला रहा हूं अलग से डायग्राम बना के। ठीक है, ये देखिए, ये सेंटर यहां से मूव करके यहां गया है और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, ds, समझ रहे हैं। यस सर। और इतने टाइम में जो रोटेशन होगा किसी पॉइंट का, वो देखिए, जैसे इसी पॉइंट का ले लीजिए, यहाँ हुआ करता था, यस सर। इतने टाइम में ये रोटेट भी तो होगा ना, ऐसे रोटेट भी कर रहा है, ये आगे बढ़ रहा है तो, हाँ या ना। यस सर। तो ये रोटेट करके अब यहाँ पे कहीं मौजूद होगा, अरे होगा कि नहीं होगा। तो ये जो एंगल कवर होगा डी थीटा होगा, ठीक है। एंड ds और आर डी थीटा का रिलेशन, ये कुछ प्रॉपर्टीज आपको बताई हैं मैंने। इन प्योर रोलिंग और रोलिंग, नेट कॉम्बिनेशन, या ऐसे लिखते हैं, नेट वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज 0। ठीक है। अब आप बोलेंगे सर फ्रिक्शन लगेगा क्यों, मेरा तो बॉडी जो है वो स्लिप ही नहीं कर रहा है नीचे में। तो क्या बॉडी स्लिप करती है तभी फ्रिक्शन लगता है, बिना स्लिप के कोई फ्रिक्शन नहीं लगता। लगता है सर। कौन सा फ्रिक्शन लगता है, बिल्कुल सही जवाब। अब आपके सेक ऑफ सिंप्लिसिटी के लिए मैंने एक स्टैटिक फ्रिक्शन बना दिया पीछे, जरा ध्यान से देखिएगा, क्यों वर्क डन 0 बोल रहा हूँ। ठीक, अब मान लीजिए इसका डिस्प्लेसमेंट ds हुआ जो यहाँ मैं दिखा रहा था। तो बताइए सबसे पहले आप dw बाई फ्रिक्शन फोर्स, ठीक, इन टाइम dt, ठीक, यस सर। क्या मैं उसको लिख सकता हूँ फ्रिक्शन फोर्स इनटू ds इनटू
कॉस 180 डिग्री, क्योंकि आगे बढ़ता हुआ दिखाया मैंने डायग्राम में। एंड इज इट माइनस एफ डी एस। याद रखिए मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं फ्रिक्शन फोर्स के वर्क डन की बात कर रहा हूँ। ठीक ठीक, उतने ही टाइम में वर्क डन बाई फ्रिक्शनल टॉर्क डी डब्ल्यू बाई, या डी डब्ल्यू डैश बोलते हैं, बाई फ्रिक्शनल टॉर्क, फ्रिक्शनल टॉर्क इन सेम टाइम, इन सेम टाइम। अभी अभी आपने वर्क डन बाई फ्रिक्शनल टॉर्क पढ़ा था, क्या फॉर्मूला पढ़ा था आपने पढ़ा था टाउ डी थीटा। फ्रिक्शन का टॉर्क कितना है बताइए अबाउट सेंटर, फ्रिक्शन का अगर रेडियस को मैं कैपिटल आर ले लूँ तो हाफ आर इंटू एफ एस, यस सर, आर इंटू एफ है ना, एफ एस की वैल्यू हम लोग एफ ही लिख रहे हैं ना, हाँ यस तो आर इंटू एफ। बिल्कुल ठीक बोला। क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज? सर। ये है आर से यस सर, ये है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। ये बताओ हमारा जो वेलोसिटी वेक्टर था सेंटर पे, जरा ध्यान से सुनना, यस सर, वो इधर था, तो फ्रिक्शन फोर्स ने इसको अपोज करा, यस सर, तो उसका वर्क डन नेगेटिव दिख रहा है, मतलब फोर्स इसको घटाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आपने निकाल के बोला है कि हाँ मेरा जो टॉर्क है वो क्लॉकवाइज है और एंगुलर वेलोसिटी मेरी क्लॉकवाइज है, रोल करता है तो ऐसे ही रोल करता है ना। तो टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन एंगुलर वेलोसिटी को क्या कर रहा है बताइए, बढ़ा रहा है कि घटा रहा है? सर एंगुलर वेलोसिटी को घटा रहा है, कैसे घटा रहा है? ये भी क्लॉकवाइज है वो भी क्लॉकवाइज है। टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन भी उधर ही आ रहा है जिधर ओमेगा है, तो बढ़ा रहा है, तो टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन जो होगा वो क्या होगा बताइए, पॉजिटिव होगा ना। यस सर, अरे पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा? सर होगा, टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन पॉजिटिव क्यों होगा बताइए, व्हाट इज द रीजन? सर दोनों सेम डायरेक्शन। बिल्कुल, अभी आपने क्लॉकवाइज निकाला और अपने हमारा एंगुलर वेलोसिटी भी क्लॉकवाइज है, तो सही है। यस सर, तो ये फ्रिक्शन का टॉर्क जो आ गया, टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन, दैट इज पॉजिटिव। क्लियर? यस सर, एक सेकेंड, अब इसकी वैल्यू लिखते हैं। टॉर्क के जगह आपने बोला एफ आर, यस सर, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे डी थीटा, क्या आ गया भैया? एफ डी एस आ गया। लीजिए दोनों को जोड़ दीजिए, व्हाट इज डी डब्ल्यू प्लस डी डब्ल्यू डैश, टेल मी। डी डब्ल्यू बाई डी डब्ल्यू डैश, जीरो। यस सर। तो फ्रिक्शनल फोर्स का और फ्रिक्शनल टॉर्क का नेट वर्क डन जो मिला के आता है रोलिंग में, वो क्या होगा? जीरो होगा, चाहे फ्रिक्शन लगे चाहे ना लगे। ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैंने फ्रिक्शन के संबंधित, सॉरी रोलिंग के संबंधित बताएं। अब हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इन प्योर इन रोलिंग। फिर मैंने देखो प्योर रोलिंग बोला, गुनाह है ये, मत बोलना। काइनेटिक एनर्जी ऑफ और रोलिंग बॉडी की काइनेटिक एनर्जी। तो बताइए रोलिंग बॉडी में कितने तरह के मोशन समझाए मैंने अभी आपको? रोलिंग बॉडी में हाँ, दो तरीके, दो तरह के। कौन कौन से मोशन समझाए बेटा? बहुत सुंदर बात, बिल्कुल सही बात। एक रोटेशनल मोशन और एक, ट्रांसलेशन, तो काइनेटिक एनर्जी जो होगा नेट, उसके दो कंपोनेंट्स होंगे। एक मतलब कंपोनेंट्स नहीं, कंपोनेंट्स कहने का मतलब वेक्टर कंपोनेंट मत समझ लेना। दो टाइप के, दो टाइप, एक ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी और एक रोटेटरी काइनेटिक एनर्जी। बोलो सही है? यस सर, ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होगा हाफ एम वी सी एम इसका, और इसका होता है हाफ एम। इसमें कोई दिक्कत? अब ये बताओ, ये अपने सेंटर के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो अगर इसकी आई को मैं एम के स्क्वायर लिखूं, वेयर के इज द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द बॉडी अबाउट एट द सेंट्रल एक्सिस, यस सर, और वीसीएम को मैं आर ओमेगा लिख सकता हूँ। बोलो लिख सकता हूँ क्या? यस सर, ये समझ में आया क्या बोला? यस सर, किसी भी बॉडी के मोमेंट ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन निकालने के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया को एम के स्क्वायर ही लिखती हो ना। Yes, sir. ज़्यादा परफेक्ट वर्ड केसी होता है, रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट सेंट्रल एक्सिस, लेकिन कोई बात नहीं, एम के स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आई की जगह हमने क्या पुट किया बताइए? एम के स्क्वायर, और ओमेगा की जगह क्या पुट किया? वी बाई आर। अब इन दोनों में देखिए हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन आ गया। आइंदा से याद रखिएगा, कोई बॉडी रोल कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा, हाफ एम वी स्क्वायर मत बोलिएगा, हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। समझ रहे हैं बात को? क्या बोलेंगे? 1 प्लस के स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। सुनिएगा ध्यान से, के रेडियस ऑफ गायरेशन है, जैसे कि के स्क्वायर की वैल्यू अगर आप स्फीयर के लिए निकालेंगे तो उसका 2/5 आर स्क्वायर होता है ना, यस सर, एम हट जाएगा, 2/5 आर स्क्वायर आ जाएगा। अगर आप के स्क्वायर की वैल्यू डिस्क के लिए निकालेंगी तो हाफ आर स्क्वायर होगा, यस सर, एम हट जाएगा, आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा ना। यस सर। बाकी दो का तुम लोग बताओ, के फॉर अ हॉलो स्फीयर बताओ। होलो स्क्वायर का 2/3, हाँ तो 2 r स्क्वायर बाय 3, 2/3 आर स्क्वायर। दोनों ने रिंग का बताओ,
रिंग का आर स्क्वायर आर स्क्वायर, बिल्कुल सही जवाब, सही है। एक कंपैरेटिव चीज़ भी लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा जरा, बढ़िया चीज़ बता रहा हूँ, अच्छे से देखिए। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन कितना होता है बेटा? हाफ mv² होता है ना। यस सर अगर इसको मैं r² से डिवाइड कर दूं तो मेरा एक्सप्रेशन बनता है हाफ mvcm का स्क्वायर बाई r²। बोलिए बनता है ना। यस सर अब आप एक काम कीजिए, जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है उसको आप k² से डिवाइड कीजिए, के स्क्वायर से ठीक। Yes. देखिए ये आपका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये दिख रहा है, ये हाँ यस दिख रहा है ना। यस यस इस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू को आप डिवाइड कीजिए के स्क्वायर से k² से, तो हट जाएगा के स्क्वायर हाफ एम तो वही आएगा जो उधर आ रहा है। हाँ सर और अब आप नेट काइनेटिक एनर्जी लिखिए, नेट काइनेटिक एनर्जी इन दोनों का जोड़ आएगा, इसको आप डिवाइड कर दीजिए k² + r² से। यहाँ एलसीएम लीजिए जरा, यहाँ अगर आप एलसीएम लेते हैं तो ये बन जाएगा हाफ mvcm²। किसी को कुछ घुस रहा है दिमाग में? और एलसीएम लेने के बाद यहाँ आ जाएगा r² + k² डिवाइडेड बाई r², और इसको आप k² से डिवाइड कर दीजिए। आर यू गेटिंग द सेम थिंग? समझ में आ रहा है? ये इनकी कंपैरेटिव एनालिसिस हो गई। इससे फ़ायदा क्या होगा मैं बताऊंगा, क्या फ़ायदा होगा अभी आपको। पहले इसको याद रखिए कि अगर तीनों का कंपैरेटिव फॉर्मूला लिखना है तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। इससे आप एक एनर्जी पता रहेगा तो आप दूसरा निकाल सकते हैं ना। एक पता रहेगा तो दूसरा निकल जाएगा डायरेक्ट, आपको mv निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इट ए बेटर शॉर्टकट कि अगर एक तरह की एनर्जी पता है, अगर हमें नेट पता और ट्रांसलेशन निकालना है तो हम इसको इक्वेट कर देंगे। अगर हमें नेट पता और रोटेशनल निकालना है तो हम इसको इक्वेट कर देंगे। अगर हमें ट्रांसलेशनल पता है, रोटेशनल निकालना है तो हम इसको इक्वेट कर देंगे। ट्रांसलेशनल बाई r² इक्वल टू रोटेशनल बाई k² इक्वल टू नेट बाई k² + r²। क्वेश्चन कहता है 3 bodies, a ring and a solid cylinder and a solid sphere roll down the same inclined plane without slipping। तीनों रोल कर रहे हैं, ठीक है। अब ये बताइए, अभी मैंने आपको बताया था कि रोल कर रहे हैं, उसमें अगर फ्रिक्शन लग भी रहा होगा तो आप एनर्जी कंजर्वेशन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन का नेट वर्क डन कितना होता है? 0। जीरो होता है एक्सटर्नल फोर्स वर्क कर नहीं रहा है। यस सर आपने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा था ना भाई। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या पढ़ा था आपने, बताइए। वर्क एनर्जी थ्योरम आपने पढ़ा था कि वर्क डन बाय रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यस सर यस सर क्लियर? वर्क डन बाय रिजल्टेंट फोर्स में नेट वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना हो गया? 0। जीरो तो नॉन कंजर्वेटिव वर्क है नहीं, एक्सटर्नल आप लगा नहीं रहे हैं, तो ले दे के आपके पास बचा क्या, बताइए। आपके पास बचा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, हाँ है ना। यस सर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स हो चाहे कंजर्वेटिव टॉर्क हो, यही बचा ना। यस सर और कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन आपने दूसरा थ्योरम पढ़ा होगा जो होता है लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, याद है? हाँ 2 थ्योरम पढ़ाए थे टोटल आपको। Yes, sir. क्या क्या पढ़ाया था? वर्क डन बाय रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, एंड वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू व्हाट? लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। वहां फोर्स कहते थे, यहाँ क्या कहोगे इसके जगह? बिल्कुल सही बात, उसके जगह टॉर्क कहेंगे। कुछ समझ में आ रहा है? यस सर अच्छा, रिजल्टेंट की जगह, अच्छा रिजल्टेंट की जगह तो नहीं, रिजल्टेंट की जगह कंजर्वेटिव आ जाएगा ना। यस सर कंजर्वेटिव क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है ही नहीं, 0 है। वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स यहाँ है ही नहीं, 0 है, या टॉर्क कह लीजिए। और वर्क डन बाई कंजर्वेटिव इज लॉस इन पोटेंशियल। तो इसका मतलब आप यहाँ पे बेधड़क कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं, यानी k1 + u1 इक्वल टू k2 + u2। बोले समझ में आया? यस सर रोलिंग में आप इसको बिंदास यूज़ कर सकते हैं, ठीक। अब आपने 3 तरह के बॉडी को ऊपर से छोड़ा है, वो सबसे ज़्यादा स्पीड से कौन नीचे आएगा ये निकालना है। चलिए मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले हम क्या करें, ये बॉडी को हमने छोड़ा है यहाँ से, ठीक। अब हम बताइए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लिख सकते कि नहीं लिख सकते? यहाँ आते आते इसके पास कुछ वेलोसिटी आ गई, ठीक, वेलोसिटी आ गई। यस सर यस सर ओके और यहाँ पे आने के बाद कुछ टाइम भी हो गया, मैं वेलोसिटी निकालनी है खाली, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं निकालना। तो हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, यस सर ठीक है।
अब आप बताइए, आपने यहाँ से इसको रिलीज़ करा था, ये कोई भी बॉडी हो सकता है, तो मैं अभी इन जनरल इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर लिखूंगा भी तो मैं के स्क्वायर के टर्म्स में लिखूंगा, फिर मैं के की वैल्यू डाल दूंगा सबके लिए अलग। रिलीज़ किया था, ठीक। बताइए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखेंगे हम लोग? इनिशियल जीरो, Zero. रेस्ट पे है। रेस्ट पे, बिल्कुल सही बात। इनिशियल पोटेंशियल जी को कितना लिखेंगे? देखिए कितने हाइट से छोड़ रहे हैं, इसे थोड़ा एच हाइट से। एच हाइट से छोड़, तो क्या लिख दें इसको? mgh लिख दें? यस सर। चलिए ठीक है, बढ़िया, ठीक। अब बताइए फाइनल काइनेटिक एनर्जी हम क्या लिखेंगे? हाफ एम वी स्क्वायर, हाँ भूलना नहीं, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। भूलना नहीं तो हो जाएगा गड़बड़। एंड प्लस फाइनल पोटेंशियल आप लिखेंगे 0। एक लाइन में इसकी वेलोसिटी आ गई आपके पास, m कट जाएगा, यस सर। 2gh आ गया, और नीचे में आ जाएगा 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर अंडर रूट। ये अंडर रूट इतने के ऊपर क्यों लगाया मैंने? पूरे के ऊपर लगाना चाहिए ना जी। यस सर। ये आपका वेलोसिटी आ गया। अब आप इसमें वैल्यू डाल दीजिए, मैं पूछूंगा आप बताइएगा। चलिए अगर मैं बात कर रहा हूँ एक स्फीयर की, सॉलिड्स पे तो के स्क्वायर की जगह कितना डालेंगे? हाँ, के स्क्वायर की जगह 2/5 आर स्क्वायर डालेंगे। तो बताइए आपका क्या आएगा आंसर? के स्क्वायर की जगह 2/5 आर स्क्वायर कट जाएगा, आर स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बचेगा 1 बताइए? प्लस 2/5 तो 7/5। हाँ, आपका वेलोसिटी आएगा नीचे में 7/5 और ऊपर में 2g 5 ऊपर चला जाएगा ना, 10/7 आएगा, 10/7 अंडर रूट जी एच आ गया। यस सर। चलिए अब बताइए आप, रिंग है हाँ। किसी का भी पुट करो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो रिंग का बताओ। तो m आर स्क्वायर कट जाएगा। के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, यस सर। तो इस केस में आपकी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी बताइए? 1 प्लस के स्क्वायर 1 प्लस अरे तो आर स्क्वायर कट गया ना के स्क्वायर से, अंडर रूट जी एच आएगा केवल, नीचे में 2 आ जाएगा, सही है। अब आ जाइए तीसरे शेप पे। अच्छा, जो रिंग के लिए होगा वही हॉलो सिलेंडर के लिए भी होगा। हाँ तो वो भी सेम ही होगा। तो रिंग लिखिए चाहे हॉलो सिलेंडर लिखिए, सेम मामला है ना। यस सर। सॉलिड उसके बाद आप आ जाइए, सॉलिड सिलेंडर के लिए आर स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर एक सेकेंड, हाँ। तो आर स्क्वायर अब हम बात करेंगे डिस्क के लिए या सॉलिड सिलेंडर के लिए, बताइए। आर स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2 डाल दीजिए, कट जाएगा 1 प्लस 2 4 3 प्लस 4g अंडर रूट 4/3 जी एच, सही है। और लास्ट हॉलो स्फीयर, ठीक है। हॉलो स्फीयर कहाँ बताया अभी? 2/3 आर स्क्वायर कट जाएगा, 2/3 आर स्क्वायर नहीं m कटेगा, आर 5/3 आ जाएगा, 2g 5/3 तो हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर के लिए आपका के स्क्वायर होगा 2/3 आर स्क्वायर, हाँ है ना। यस सर। चलिए बताइए हॉलो स्फीयर के लिए काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी आएगी, मतलब वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आर आएगी? स्क्वायर कट जाएगा तो 2/3 नीचे बचा, Yes, sir. 5/3 आ गया, 3 ऊपर चला गया, तो 6/5 6/5 अंडर रूट जी एच। बोलिए तरीका समझ में आया? यस सर। ठीक है। ये सबके लिए यहाँ वैल्यू निकाल के दिखाए इन्होंने, 10/7 जी एच और पता नहीं क्या क्या स्फीयर के लिए निकाला है, ठीक है। ये आपका रोटेशनल मोशन यहाँ पे ख़त्म होता है एज पर एनसीईआरटी, ठीक है। अब इसमें देखिए वो जो कंडीशनल फॉर्मूला आपको कराया था, इसका यूज़ कैसे करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद क्लोज करते हैं। what fraction of total kinetic energy of following rolling objects is translational? A disk, sphere, हेलो, स्फीयर, सिलेंडर, डी हॉलो स्फीयर। इसमें से किसके लिए डिस्क का वैल्यू आएगा? सॉलिड सिलेंडर। तो अगर डिस्क के जगह सॉलिड सिलेंडर भी रहेगा तो आंसर क्या आएगा बताइए? सेम आएगा। और अगर सिलेंडर ये जो नहीं, ऐसा रिंग लिखना चाहिए था यहाँ पे मेरे को, वहाँ पे फिर आप हॉलो सिलेंडर लिखते हैं। रिंग और हॉलो सिलेंडर,
ठीक है, क्वेश्चन का मतलब समझिए, मतलब इनकी जो कुल मिला के एनर्जी है उसका कितना प्रतिशत ट्रांसलेशनल फॉर्म में होगा। यानी आपको बेसिकली क्या निकालना है, आपको निकालना है ट्रांसलेशनल डिवाइडेड बाई टोटल। क्या कोई बोलिए हाँ या ना? सही है। और अगर आपको परसेंटेज निकालना है तो इसको 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बताइए ट्रांसलेशनल बाई टोटल का फ्रैक्शन कितना लिखेंगे यहाँ से? देखिए इसीलिए आपको ये बताया था मैंने। अब यूज़ का समझ में आएगा आपको। और मान लीजिए आप भूल गए, चलिए एक तो वहाँ से निकाल सकते हैं, मान लीजिए आप भूल गए, मत भूलिए फिर, तो हाफ इंटू mv² हो गया ट्रांसलेशनल, और टोटल आपने पढ़ लिया है। कुछ समझ में तो नहीं आ रहा है ना? तो ये जब एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा बताइए? r² डिवाइडेड बाई r² प्लस k। करेक्ट। इसी को यहीं से देखो ट्रांसलेशनल बाई टोटल करके देखो, वही आ रहा कि नहीं आ रहा? अरे इस ट्रांसलेशनल और टोटल इसको इक्वेट करो ना, के ट्रांसलेशनल के नीचे के नेट ले आओ, r² उधर ऊपर चला जाएगा। सेम आ रहा है? हाँ, ये आ गया। ठीक, अब इसका वही करेंगे जो हम लोग पहले कर रहे थे। क्या कर रहे थे? चलो ABCD डालेंगे, बताओ क्या डालें? इन ए में क्या है? डिस्क है। k² इक्वल टू r²/2 है। डिस्क है रे बकलोल शुरू में, ठीक है यार, लिख ही लेने दो मेरे को। 2/3 आएगा, करके देख लो। k की जगह 1/2 डालेंगे ना, 2/3 आएगा। और परसेंटेज में निकालेंगे तो 100% से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 66.67% आएगा। अब देखते हैं सबसे बढ़िया रोलर कौन है जिसका परसेंटेज ऑफ ट्रांसलेशन सबसे ज़्यादा है। चलो B, ठीक है, हाँ सॉलिड स्फीयर होगा। जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक्सप्रेशन सबसे छोटा होता है वही होगा। ठीक है, अगला आ जाओ। दूसरा कौन है रे? स्फीयर। कितना? 2/5 फॉर स्फीयर। नीट और जेई मैंने वाला क्वेश्चन दूंगा ना DPP में, तो वो नहीं बनेगा अगर ये थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन ना बता दे एक्स्ट्रा तो। ठीक है, हाँ बोलो। 2/5 डाल दो। 5/7। 5/7 को परसेंटेज में बदलोगे आएगा 72% के आसपास। समझ गए? चलिए C। कौन है इसकी? डिस्क। अब ये मत पूछो C कौन है। डिस्क हो तो गया। k² किसके बारे में बात कर रहे हैं? हॉलो सिलेंडर या रिंग के लिए कितना होता है बताइए? r² फॉर रिंग। कितना आंसर आ जाएगा? 1/2। 50%। अंततो गत्वा कौन है? k² इक्वल टू 2/3 r² फॉर हॉलो स्फीयर। अरे कहाँ रिकॉर्ड हो रहा है? सुबह में रिकॉर्ड होता है, अभी कहाँ रिकॉर्ड हो रहा है? मत पूछो। तो कितना आएगा बताओ? 2/3 पुट करने पर 3/5 आएगा। एलसीएम नहीं लिया नीचे में जी। छी 60%। बताइए फर्स्ट रैंक किसको जाता है? हु विंस द फर्स्ट प्राइज? तो इसको हम लोग देते हैं गोल्ड मेडल। कहाँ गया सॉलिड स्फीयर है? तुमको गोल्ड मेडल है तो मिल ही नहीं रहे हो जी। ये हो गया 1। ठीक है, फर्स्ट। ये बेस्ट रोलर है, बेस्ट रोलर। सेकंड बेस्ट तो फर्स्ट वाला डिस्क। डिस्क तो रजत पदक जाता है किसको? सिल्वर मेडल 2। ठीक है, ये सिल्वर मेडल जाता है किसको? डिस्क को। ठीक है, सेकंड बेस्ट। ठीक, और उसके बाद तीसरा बताइए ब्रोंज मेडल किसको जाता है? सो डी ऑप्शन। ब्रोंज मेडल देते हैं इसको। सो हॉलो स्फीयर 50% बड़ा है कि 60% बड़ा? इतना बताओ कि इसके लिए भी अब कोई नया ट्यूशन रखना पड़ेगा। नहीं सर। नहीं बता दो। शिवा मस्ती की हुई। अगर तुमको 60% बढ़िया मिला है तुमको बढ़िया माना जाएगा कि 50% मिला है तो बढ़िया माना जाएगा? तो ठीक ही तो बोला, सॉरी क्यों बोल रहा है? समझ लगा मैंने। कोई गलती नहीं बोला तुमने, सही बोला। ठीक है, चलो थर्ड है ये, क्या आ जाएगा? हॉलो स्फीयर है ये। हाँ, तो ये हो गया तीसरे रैंक पे। और लास्ट में जो है उसके मुंह पे हम लोग कालिक पोतेंगे।
ठीक है, ये है चौथा पोजीशन पे, ठीक है। तो ये हो गया वर्स्ट रूल, समझ में आया? यस सर। इसीलिए स्ट्रेचर में क्या लगाते हैं, स्फीयर। टीवी ट्रॉली में क्या लगाते हैं, स्फीयर, कि आराम रहे धक्का देने में, ठीक है। लेकिन गाड़ी में स्फीयर नहीं लगा सकते, टेक्निकल कारण होते हैं, यस सर। मटेरियल ज़्यादा खर्च होगा और उसको रोकना भी है ज़रूरत पड़ने पे, यानी कि लुढ़काया जाना। ट्रॉली वगैरह तो बल से रोक लेंगे, हल्का होते हैं। यस सर। टीवी ट्रॉली हो या स्ट्रेचर हो, उसमें 2-4 लोग होते हैं तो रुक जाएगा। लेकिन अगर कार में स्पीयर लगा दीजिएगा तो जो स्पीड गेन करेगा उसको रोकने में फिर आपकी हालत बिगड़ जाएगी। यस सर। ब्रेकिंग जो है, ब्रेक करिएगा 100 मीटर बाद जाके रुकेगा, जो होना हो जाएगा बीच में। इसलिए वहाँ पे कंट्रोल भी चाहिए, तो वहाँ लगाते हैं डिस्क। अब समझ में आ गया? यस सर।